हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग कंपनी एनालिसिस सीरीज में एनुअल रिपोर्ट से कंपनी की परफॉर्मेंस को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना सीख रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं इसमें किसी भी सिक्योरिटी को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखा था। आज हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं। टीसीएस को हमने एज एग्जांपल लिए, तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इन्वेस्टर्स रिलेशन सेक्शन में हमें यहाँ पर लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट गिवन है, तो हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। हम इसके होम पेज पर चलते हैं और यहाँ से हम इसका कंटेंट पेज देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गिवन है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, हमारी बैलेंस शीट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। तो बैलेंस शीट किसी दिन पर, यानी कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज एट 31 मार्च 2024, ये कंपनी की 31 मार्च 2024 को जो एसेट्स हैं और जो उसकी लाइबिलिटीज हैं उसके बारे में पूरी डिटेल दे रही है। पिछले साल की भी दे रही है और इस साल की भी दे रही है पर्टिकुलर डेट पर। तो इस तरह से बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताती है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, एक आम आदमी है, उसकी एसेट्स क्या होंगी, उसका घर है, उसकी कार है, उसकी बाइक है, उसके पास कोई स्कूटी है, पैसा है, ये सब उसकी एसेट्स हो गई। इसी तरह से उसकी लाइबिलिटीज में क्या आएगा कि अगर वो किसी से पैसा उधार लेता है, कोई लोन लेकर कोई चीज लेता है, परचेज करता है, तो ये सब उसको वापस करना पड़ेगा, ये सब उसकी लाइबिलिटीज में आ जाएगा। इसी तरह से कंपनी की भी अलग अलग एसेट्स होती हैं, अलग अलग तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। तो इस वीडियो में हम कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज मतलब पूरी बैलेंस शीट का ओवरव्यू लेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन एसेट्स के ईच कंपोनेंट को, लाइबिलिटीज के ईच कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है ये सब, और ओवरऑल बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे करते हैं। अब हम कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन बेसिकली दो तरह से होता है। पहला है करंट एंड नॉन करंट, दूसरा है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम एसेट साइड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है सबसे पहले। तो ये वो एसेट्स होती हैं जो कि कंपनी एक साल से ज्यादा समय के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए अपने पास रखती है या फिर कंज्यूम करती है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है। ठीक है। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स होती हैं जो कि कंपनी विद इन 1 ईयर यूज कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। जैसे कि रॉ मटेरियल कंपनी विद इन 1 ईयर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके उसको सेल पर लगा देती है। ठीक है। और एग्जाम्पल हो सकता है कैश, ये भी करंट एसेट्स का एक एग्जाम्पल है जिसको कि कंपनी विद इन 1 ईयर यूज कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसी तरह से लाइबिलिटी साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी दो तरह से क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि कंपनी को एक साल के बाद पे करनी है। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि कंपनी को विद इन 1 ईयर पे कर देनी है। ठीक है। जैसे कि ट्रेड पेबल है, इसमें सप्लायर से कोई माल आया, कंपनी ने लिया, उसको उसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर कर देनी है। ठीक है। तो ये करंट लाइबिलिटीज में आएगा। अब हम दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो कि है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो इसमें भी सबसे पहले हम एसेट साइड की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर गिवन है फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये वो एसेट्स होती हैं जो कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने किसी को लोन प्रोवाइड किया, तो उस पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो 10 साल या 20 साल, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बाद वो प्रिंसिपल उसको वापस देगा और इंटरेस्ट भी प्रोवाइड, जो भी इंटरेस्ट उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू जो भी इंटरेस्ट रेट की डिसाइड हुई है वो उनको मिलेगा कंपनी। ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है,
तो ये भी क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल है, जो कंपनी किसी दूसरी पर्सन को या किसी को भी पार्टी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसको बदले में जो भी पेमेंट मिलनी है वो भी उसकी फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये होती हैं जैसे कि फिजिकल फॉर्म में होंगी, इनटेंजिबल फॉर्म में होंगी, या फिर स्टैट्यूटरी फॉर्म में होंगी। फिजिकल फॉर्म में मतलब कि कोई बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या फिर कोई लैंड। इसी तरह से अगर इंटेंजिबल फॉर्म की बात करें, कोई गुडविल है। और स्टैट्यूटरी फॉर्म की बात करें तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, इनकम टैक्स एसेट्स हैं। तो ये सब भी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में आती है। ठीक है, तो अब हम लाइबिलिटीज साइड पर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक क्लासिफिकेशन है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती है ये भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती हैं। जैसे कि कंपनी ने किसी से लोन लिया है, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लीजिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि इतना पैसा कंपनी ने लिया है जो कि 10 साल के बाद कंपनी वापस करेगी और उसके लिए इंटरेस्ट पे करेगी। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से हम नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी की भी बात करते हैं। नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी जो वो होती है जो कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं होती है। जैसे कि कंपनी ने कोई प्रोविजन बना दिया किसी पर्टिकुलर लायबिलिटीज को लेकर, या फिर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स हो गए। और इसके अलावा स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज हो गई, जैसे कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है। ये देखिए इनकम टैक्स लाइबिलिटीज है जो कि यहाँ पर गिवन भी है। तो इस तरह से ये होती है कंपनी की नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। अब हम कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की मेन लाइन आइटम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एसेट साइड की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए इन्होंने इसमें नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले दिया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये क्या है? ये कंपनी की फिक्स्ड एसेट है जो कि टेंजिबल फॉर्म में है और फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है। इसी में इन्होंने नेक्स्ट आइटम दिया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या है? ये कंपनी के अनकंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको फिक्स एसेट में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब इसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में जोड़ दिया जाएगा, तो ये भी एक फिक्स एसेट बन जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया है राइट ऑफ यूज एसेट्स। ये कंपनी की ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री होती है, जिसको कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गुडविल। ये इंटेंजिबल एसेट होती है। जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो जो एक्स्ट्रा पैसा, उस कंपनी की वैल्यू से ज्यादा जो पैसा कंपनी पे करती है उसको क्या कहते हैं? गुडविल। नेक्स्ट इन्होंने दिया अदर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर एंड ऑल, ये सब अदर इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें इन्होंने सबसे पहले दिया इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या होती है? जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, या फिर डेट्स में इन्वेस्ट करती है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, तो ये सारी आइटम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया? ट्रेड रिसीवेबल। ये क्या होते हैं? जब कंपनी किसी को सर्विस प्रोवाइड कर देती है लेकिन उसको पैसा नहीं दिया जाता, पैसा नहीं मिलता, बाद में मिलेगा, तो वो ट्रेड रिसीवेबल में आ जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, बिल्ड एंड अनबिल्ड। बिल्ड का मतलब है कि कंपनी ने सर्विस भी प्रोवाइड कर दी है और कंपनी ने बिल भी इशू कर दिया है। नेक्स्ट है अनबिल्ड, यानी कि कंपनी ने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी है लेकिन बिल इशू नहीं किया है, तो ये अनबिल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया? लोन्स। लोन्स का मतलब है कि कंपनी ने किसी को लोन प्रोवाइड किया, किसी को पैसा दिया है, तो ये भी कंपनी की एसेट्स में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अदर फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें जो बाकी की छोटी मोटी आइटम कोई रह गई है तो वो सारी इसके अंदर डाल दी, अदर फाइनेंशियल एसेट। इसको भी हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इनकम टैक्स एसेट्स। ये कंपनी की टैक्स से रिलेटेड आइटम है जिसको कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया? अदर एसेट्स। ये बाकी की जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो इन्होंने इधर अदर एसेट्स में डाल दिया है। ठीक है। तो इस तरह से इन सब का टोटल बन गया टोटल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स के बारे में। तो करंट एसेट्स में इन्होंने सबसे पहले दिया इन्वेंट्रीज। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है तो इसमें रॉ मटेरियल तो होगा नहीं, तो इसमें वर्क इन प्रोग्रेस होगा और फिनिश प्रोडक्ट होगा, फिनिश गुड्स होगा। ठीक है। तो ये इन्वेंट्री में आ गया इसकी।
नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स दी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं जिसमें बिल्ड अनबिल्ड हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये विद इन 1 ईयर की हैं। जो हमने ऊपर डिस्कस की वो मोर देन 1 ईयर की हैं, ये विद इन 1 ईयर की हैं। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर बैलेंसेस विद बैंक्स, ये सब भी कंपनी के एसेट्स में आता है, जो कि 1 साल तक कंपनी कंज्यूम कर लेगी। नेक्स्ट इन्होंने लोन दिया, वही लोन ये विद इन 1 ईयर तक कंपनी को रिसीव हो जाएगा पेमेंट। इसके बाद अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फिर इसके बाद इनकम टैक्स एसेट्स हैं, ये भी टैक्स से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है अदर एसेट्स, जो बाकी की एसेट्स है इन्होंने इधर डाल दी। ठीक है, तो इस तरह से इन सब का टोटल क्या बन गया, टोटल करंट एसेट्स। और टोटल नॉन करंट एसेट और टोटल करंट एसेट्स को करके ऐड क्या आ गया, टोटल एसेट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनी की एसेट्स के आइटम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो चलिए अब हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने इक्विटी दिया है, जिसके अंदर इन्होंने बाइफर्केशन दी है, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। फिर इन्होंने दिया इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फिर इन्होंने दिया है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड टोटल इक्विटी। तो ये क्या है, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा है जो कि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इन सब के बारे में, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज के बारे में। ये क्या है, इसमें इन्होंने क्या दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसके के अंदर है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, जिसमें इन्होंने फर्दर दिया है लीज लाइबिलिटीज। ये हमने ऊपर अभी बात किया था राइट ऑफ यूज एसेट्स के बारे में, उसी तरह से ये ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड आइटम है। इन तीनों को हम, ऑपरेटिंग लीज, लीज लाइबिलिटी, राइट ऑफ यूज एसेट्स को, इन तीनों को हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे कि ये तीनों होती क्या है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, इसके अंदर जो बाकी की रह गई वो सब इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट इन्होंने दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। ये क्या है, ये कंपनी के एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं, जिसके अंदर ग्रेचुटी आ गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस आ गई, जैसे कि ईपीएफ में कंपनी पैसा डालती है एम्प्लॉयज के लिए, वो सब आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस के अंदर। नेक्स्ट इन्होंने दिया है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये भी टैक्स से रिलेटेड आइटम है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। फिर इन्होंने दिया है अनअर्न्ड एंड डेफर्ड रेवेन्यू, यानी कि ये एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स है। ठीक है, ये भी कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज है। तो इस तरह से ये सारी ऐड होकर टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई कंपनी की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज की। इसके अंदर इन्होंने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दी है लीज लाइबिलिटीज, ये भी वही ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड है, लेकिन ये विद इन 1 ईयर पीरियड के ही है। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स की बात करेंगे। ट्रेड पेबल्स यानी कि जो कंपनी के सप्लायर से पैसा मिलना है, कंपनी पैसा मिलना नहीं, सप्लायर्स को पैसा देना है कंपनी ने, तो वो क्या आ गया, ट्रेड पेबल्स के अंदर आ गया। नेक्स्ट इन्होंने दिया अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ये इसके अलावा जो की लाइबिलिटीज बच गई वो सब अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में आ गई। नेक्स्ट इन्होंने दिया अनअर्न्ड एंड डेफर्ड रेवेन्यू, जो कि हमने ऊपर बात भी की है, वही एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये विद इन 1 ईयर के हैं, यानी कि विद इन 1 ईयर का करंट लाइबिलिटी है ये। नेक्स्ट इन्होंने अदर लाइबिलिटीज दी है, फिर प्रोविजंस दिए। प्रोविजंस यानी कि ये खर्चा हुआ नहीं है कंपनी का, मतलब लेकिन इन्होंने प्रोविजन बना दिया है कि फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस होने वाला है तो उससे के लिए पहले से ही प्रोविजन कर लिया है, कोई लीगल क्लेम है कोई इस तरह का, तो वो सब उसके लिए कंपनी प्रोविजन बना लेती है पहले ही, तो ये सब ये इसमें आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट इन्होंने दिया एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, इसके अंदर क्या है, ये करंट है तो इसमें क्या आ जाएगा, सैलरीज आ जाएंगी, कंपनसेशन आ जाएगा, इस तरह की आइटम्स इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट ये इनकम टैक्स लाइबिलिटीज, ये भी टैक्स से रिलेटेड आइटम है। तो इस तरह से ये टोटल आइटम करके टोटल करंट लाइबिलिटीज आ गई। इस तरह से इन दोनों को टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज और टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज से हमारी क्या आ गई, और टोटल इक्विटीज, इन सबको ऐड करके हमारी आ गई टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इस तरह से हमने अभी कंपनी की इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बारे में भी बात कर ली। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब टोटल बैलेंस शीट की जो मेन लाइन आइटम्स हैं एसेट्स में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, इन सब के बारे में ओवरव्यू ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक कंपोनेंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।